हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक गुप्त साम्राज्य के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हमने जो भी प्राचीन इतिहास पढ़ा था उसमें हमने पीछे देखा कि मौर्य साम्राज्य ने भारत के ऊपर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद आने वाले जो कुषाण वंश और कह सकते हैं कि दक्षिण में सातवाहन वंशों ने भी क्या किया कि एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया कहीं तक। अब बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे जब गुप्तों के बारे में, तो हमें ये जानना चाहिए कि उत्तर भारत में जब कुषाण वंश का शासन था तो उन कुषाणों के ये सामंत हुआ करते थे। बच्चों, सामंत का मतलब ये होता है कि उनके यहाँ किसी उच्च पदाधिकारियों के रूप में ये कार्यरत थे। और बाद के समय में बच्चों इन्होंने क्या किया, जब कनिष्क का अंत होता है और कनिष्क के बाद जो है कुषाण वंश जो है कमजोर होता है बच्चों, तो इन्होंने अपनी सत्ता के लिए वहां पे दावेदारी पेश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आगे के इतिहास में हम जानेंगे और गुप्त साम्राज्य के बच्चों जो बेसिक टॉपिक होंगे उनको हम आज क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। और अगले वीडियो में हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों पे चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो है ये पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य का बेसिक चीज। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक से जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप अगर एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम देने जाएंगे, तो ये बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप बीपीएससी देने जाएंगे, यूपीएससी देने जाएंगे या यूपीपीसीएस के लिए, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जब ये सामंत हुआ करते थे कुषाणों के, तो कुषाणों के सामंत के रूप में जब इन्होंने देखा कि कुषाणों की शक्ति जो है इतनी सक्षम नहीं है कि वो इनको रोक सकें, तो इन्होंने उनकी सत्ता को चुनौती देते हुए क्या करते हैं कि वैशाली के अंदर गुप्त वंश के जो संस्थापक श्री गुप्त थे बच्चों, वो यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। याद रखिएगा, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था बच्चों वो कौन था, श्रीगुप्त था। और ये कब किया गया, यानी कि कह सकते हैं कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश के साम्राज्य पे कब तक राज किया बच्चों, तो ये था 240 से 280 ईसापुर, सॉरी ईसवी, ईसापुर नहीं, ईसवी की बात चल रही है, ईसा के बाद की बात है बच्चों। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आगे इनके संबंध में देखेंगे तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच था बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामों में वो सारा मैंने लिख दिया है। अब आपके ऊपर ये है कि आप जो है नोट्स बना के चलेंगे, ताकि ये सारा कंटेंट देखिए, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा गुप्त काल के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बात होती है कि जो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में कौन हुए बच्चों, घटोत्कच हुए। कब से कब तक, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 20 तक। ठीक है बच्चों, 320 तक, याद रखिएगा। अब आगे जब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे प्रथम की बात आएगी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है बच्चों कब गद्दी पे बैठते हैं, तो 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं। और घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में, याद रखिएगा, घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और याद रखिएगा इनके संबंध में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और वहां पे जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं, तो आपको सीधे सीधे जाना है किसके साथ, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आगे देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के उपलब्ध में बच्चों इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, जब इनका राज्याभिषेक होता है तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गुप्त संवत चलाया। और आपसे अगर पूछेगा ये गुप्त संवत का जो कालखंड है वो कितना है, तो आपको सीधे सीधे लिखना है 319 ईस्वी से 320 ईस्वी का। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि शक संवत कब चलाया गया, तो आपको याद रखना है कि शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया, 78 ईस्वी के अंदर शक संवत चला जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं कि हमारे कैलेंडरों का संवत कहते हैं उसको। ठीक है ना। उसके बाद एक और संवत से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, वो है विक्रम संवत। मैंने आपको पढ़ाया था जब उज्जैन के एक राजा ने शकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा था और अपनी राजधानी से उनको बाहर खदेड़ा था बच्चों, तो उस उपलक्ष्य में 58 ईस्वी के अंदर उसने विक्रम संवत चलाया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो गुप्त वंश के जो यहाँ पे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने बच्चों गुप्त संवत चलाया अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं, इनके बारे में 3 चीज़ें आप बस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आगे जो है इनके जो उत्तराधिकारी थे वो समुद्रगुप्त थे बच्चों। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको बेसिक होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और इनके बारे में जितना तथ्य मैंने आपको लिखा है इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है बच्चों वो 335 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। 335 ईस्वी तक। आगे देखेंगे हम लोग कि आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। अब सोचिए कि जब हरिसेन इनके जो दरबारी कवि थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जब लिखते हैं बच्चों तो उसके ऊपर उसके आधार पे यहाँ पे जितने भी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक है बच्चों, कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। और इसलिए यहाँ पे दिखाया जाता है प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर कि इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और आप देख सकते हैं इसी के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि कभी हारा नहीं, इसलिए इसकी तुलना जो है नेपोलियन से हम लोग करते हैं। कहते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं बच्चों, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो समुद्रगुप्त, याद रहेगा ना। अब देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा कुछ उपाधियां जो हैं आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी। आपको पता होगा जब राजा महान कार्य किया करते थे, कोई युद्ध जीत कर आते थे, तो उसके उपलक्ष्य में वो एक आध उपाधि धारण कर लेते थे। मैंने अभी आपको बताया विक्रमादित्य की उपाधि, उज्जैन के राजा ने सर्वप्रथम क्या किया, जब विक्रम संवत उसने चलाया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि उसने शकों को हराया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि राजा जब एक उत्कृष्ट कार्य करता था तो वहां पे कह सकते हैं वो एक उपाधि धारण कर लेता था, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो पहली उपाधि थी वो अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता की उपाधि थी, विक्रमंक की उपाधि थी, परम भागवत की उपाधि थी बच्चों, ठीक है ना। 3 उपाधियां आपको याद रखना है इसके संबंध में, समुद्रगुप्त के संबंध में, ठीक है बच्चों। तो अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, याद रहेगा बाबू। आगे चलिए, इसे जो है कविराज भी कहा जाता था। कविराज क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको देखिए बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे इतिहासों का कहना है कि ये एक संगीत प्रेमी था। कारण ये है कि इसके कुछ सिक्के जो हैं उस सिक्कों पे इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है बच्चों, इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इस वजह से बहुत सारे इतिहासकारों का अनुमान है बच्चों कि ये जो है संगीत का प्रेमी था, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कविराज कहते हैं। बात याद रहेगा। आगे चलिए, अब समुद्रगुप्त कहते हैं भैया कि विष्णु का उपासक था, ठीक है, विष्णु का उपासक था। और याद रखिएगा विष्णु के उपासक से ही एक बात और कंटेंट लिख लीजिएगा, शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, कि गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था बच्चों वो गरुड़ हुआ करता था, ठीक है ना। राजकीय चिन्ह कौन सा था, गरुड़। इस बात को आप याद रखेंगे और लिख कर रखेंगे, पूछ लेता है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था बच्चों, गरुड़ था। राज्य की भाषा क्या थी, तो संस्कृत हुआ करती थी, याद रहेगा ना। गुप्त वंश में जो संस्कृत थी वो राज्य की भाषा थी। तो ये सारी चीज़ें हम जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पे इनके प्रकाश डालेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो हम वहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए प्रयास करता हूँ कि वीडियो जो है छोटा बने और आप जो है ना छोटे वीडियो से आसानी से बहुत सारा कंटेंट लेकर के जाएँ, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे दरबारी कवि हरिसेन। मैंने भी आपको बोला कि प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, जो अशोक का जो अभिलेख है बच्चों उसी के ऊपर, प्रयाग में जो अशोक का अभिलेख है उसी के ऊपर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने किया। और हरिसेन कौन था, दरबारी कवि था बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की किसने, हरिसेन ने। किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलेंगे तो इसके बाद जो है बच्चों, देखिए समुद्रगुप्त के बारे में बताया था कि ये ऐसा शासक था बच्चों कि ये पूरे के पूरे भारत में राज करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए बच्चों, ठीक है ना। और ये राजा कब बनते हैं, 380 ईस्वी में, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त ने 335 में राजा बने और 380 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। और 380 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बनते हैं गुप्त वंश के बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिएगा द्वितीय और प्रथम इन दोनों में अंतर है। यहाँ यही क्या होते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलती करते हैं,
ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य मार के आते हैं, तो उनको यही समझ नहीं आता कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय में क्या अंतर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे बच्चों, ठीक है ना। वो ईसा पूर्व की बात है, लेकिन ये ईसा बाद की बात है बच्चों, ठीक है ना। ईसा के जन्म की बाद की बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर चंद्रगुप्त द्वितीय पे जरा प्रकाश डालें तो याद रखिएगा 380 ईस्वी में ये क्या करते हैं बच्चों, ये राजा बनते हैं। और उसके बाद शकों पर विजय के उपलब्ध में चांदी के सिक्के क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने चलाया, ठीक है। जब इन्होंने भी शकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, शकों को दौड़ा करके जो है अपने राज्य से बाहर खदेड़ा, तो आप देख सकते हैं कि उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जो है क्या कर दिए, लागू कर दिए। चांदी के सिक्के कह सकते हैं कि चलवाए। अब आगे देखेंगे कि इन्होंने भी शकों को मारने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि उज्जैन का जो शासक था बच्चों, उसने भी शकों को ही क्या किया था, बाहर किया था अपने राज्य से। और उज्जैन के शासक ने जब शकों को बाहर किया 58 ईस्वी में, तो उसने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने भी शकों को बाहर किया, शकों को मार करके भगाया अपने राज्य से, तो इन्होंने भी क्या किया, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पूरे भारत में 14 शासक हैं बच्चों, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, कई बार पूछा गया बहुत सारे एग्जामों के अंदर, क्योंकि बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये कि विक्रमादित्य की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की बच्चों। वहां पे उस उज्जैन के शासक का नाम न दे करके ज्यादातर यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में बच्चों चीनी यात्री फाहियान आया था बच्चों, याद रखिएगा। ये चीनी यात्री जो फाहियान है वो इन्हीं के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान किसके काल में आया था, तो आपको याद रखना है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भी एक कह सकते हैं कि राजदूत आया था बच्चों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। और मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जानकारी हमें उस इंडिका पुस्तक से मिलती है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इनके जो दरबारी कवि थे या राज कवि थे वो साब हुआ करते थे। साब नाम था बच्चों, याद रखिएगा साब, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि साब हुआ करते थे, इसे भी आपको याद रखना है। आगे जब चलेंगे तो आगे क्या है बच्चों, आगे हम देखेंगे कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी और छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट और भट्टपर्य वररुचि। ये 9 लोग जो है बच्चों, ये जो है नवरत्न में शामिल थे। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में नवरत्न हुआ करते थे। और इन नवरत्नों में बच्चों इन सभी का नाम है, इनको सभी का नाम आपको नहीं याद रखना है, केवल जो है आप ये 3 जरूर याद रखिएगा। अगर आप 7 का 9 का नाम याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आपको बच्चों इनका नाम जरूर याद रखना है, इनका नाम, ठीक है ना। इन लोगों का नाम आपको याद रखना ही रखना है बच्चों, ठीक है। अब याद रखिएगा कालिदास, कई बार क्वेश्चन पूछा है कालिदास किसके दरबारी कवि थे, या कह सकते हैं कालिदास किसके शासनकाल से संबंधित है, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित कालिदास है, अमर सिंह और धनवंतरी। ये 3 चीज आपको याद रखनी जरूर। अब बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद किसका शासन आता है, तो वो आते हैं कुमारगुप्त। शासन कब से कब तक करते हैं, 415 से 455 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और याद रखिएगा इनके बारे में केवल एक तथ्य, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कराई थी, ठीक है बच्चों। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कराई थी। नष्ट किसने किया, बख्तियार खिलजी ने किया। जब हम आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा चर्चा किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं, कुमार गुप्त के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, इनके बाद जो है स्कंदगुप्त आते हैं। इनके बारे में 2 चीज आप याद रखिएगा कि सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था, उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराने का कार्य कौन करता है, वो करते हैं स्कंदगुप्त बच्चों, याद रहेगा। दूसरी चीज अगर आपको याद रहना चाहिए कि स्कंदगुप्त के क्या यहाँ पे देखिए, स्कंदगुप्त के ही समय बच्चों हुणों का जो आक्रमण है वो स्टार्ट हो गया। देखिए मेन बात ये है ना, जब भी भारत के अंदर कोई शासक कमजोर होता था तो विदेशी शासक जो हुआ करते थे बच्चों,
उनको ये चीज़ें जैसे ही भनक पड़ती थी वो आक्रमण कर दिया करते थे। तो स्कंदगुप्त के समय भी ऐसा ही हुआ बच्चों। जब स्कंदगुप्त जो है राज कर रहा था तो उस समय जो है गुप्त साम्राज्य अपने जो है ना, कह सकते हैं अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। और इस वजह से बच्चों जो हुण थे बच्चों, उनको ये चीज़ें पता चली और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो कहीं हद तक जो है स्कंदगुप्त उस आक्रमण को रोकने में सक्षम भी रहे, लेकिन इनके बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि उनके आक्रमणों को रोक दिया जाए। ठीक है बच्चों। और इस वजह से कह सकते हैं कि गुप्त वंश का क्या होता है बच्चों, विनाश होता है। और पूरी तरह से विनाश तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि इनका विनाश लगभग हो चुका रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो अंतिम गुप्त शासक बच्चों विष्णुगुप्त थे। ठीक है। अंतिम गुप्त शासक जो है वो विष्णुगुप्त था। इस बात को भी आप अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक तो है यहाँ पे कौन, विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का बृहद्रथ था बच्चों, मौर्य वंश का बृहद्रथ था, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए प्रादेशिक इकाई, प्रादेशिक इकाइयाँ क्या क्या थी, क्योंकि आप देखेंगे जब भी प्रशासन बढ़ता है बच्चों तो हमारे यहाँ क्या है, देश है, देश के बाद प्रांत है, प्रांतों में जिले हैं, जिले के अंदर गांव है। बात समझ में आई ना। वैसे उस समय क्या था, उस समय भी देश हुआ करता था। ठीक है। देश से छोटी इकाई कौन सी थी, भुक्ति थी, जिसको हम प्रांत कहते हैं आज, जिसको राज्य कहते हैं, उस समय भुक्ति कहा जाता था बच्चों। ठीक है। और भुक्ति के बाद क्या आता है, जिला, जिसे हम यहाँ पे विषय कहा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ प्रांत के बाद क्या आएगा, जिला आएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि देख सकते हैं आप कि भुक्ति यानी कि प्रांत, ठीक है, उसके बाद विषय, विषय यानी कि जिला, ग्राम। बात समझ में आई। अब देख सकते हैं कि देश को संभालने वाला कौन था, गोपना कहलाता था। ठीक है ना। देश का जो प्रशासन संभालता था वो गोपना है। और भुक्ति का यानी जो प्रांत का जो शासन संभालता था उसे उपरिक कहते थे बच्चों। ठीक है ना। विषय का जो मुखिया हुआ करता था बच्चों उसे विषयपति कहते थे। और ग्राम का जो मुखिया था बच्चों उसे ग्रामीक कहते थे। याद रहेगा ना, ग्रामीक। ठीक है बच्चों, ग्रामीक कहते थे। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में किसने जारी की, हिंद यूनानियों ने। याद रखिएगा, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए, तो वो कुषाणों ने जारी किए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो आंसर रहेगा आपका गुप्त राजाओं ने। याद रहेगा बच्चों, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे बच्चों 3 लाइन में 3 तरह की चीजें बताई हैं। यहाँ पे आपको प्रशासनिक, यहाँ पे आपको आर्थिक और यहाँ पे आपको सामाजिक। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा एरण अभिलेख, एक एरण अभिलेख का क्वेश्चन कई बार पूछा है बच्चों। ठीक है ना। एरण अभिलेख जो भानुगुप्त के द्वारा संबंधित है, इस एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। और कहा जाता है कि सती प्रथा की जो शुरुआत थी वो गुप्त वंश की देन है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो सती प्रथा की देन है वो किसकी देन है बच्चों, तो वो देन है आपका गुप्त साम्राज्य की। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो भी टॉपिक क्लियर किया है वो सारा का सारा गुप्त वंश के बेसिक से संबंधित था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रयास ये है बच्चों कि वीडियो ज़्यादा बड़े ना बने और आप आराम से जो है खाते पीते उठते बैठते जागते जो है आप आराम से इसको देख सकें। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे आज बेसिक टॉपिक को क्लियर किए हैं। अब इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।